नमस्कार आप सभी के लिए। ये आज आपका एडिटोरियल है। एक बहुत इम्पोर्टेंट एडिटोरियल था तो मैंने सोचा इसको भी मैं कवर कर लूँ, जो छूट गया था। और भी कुछ पेंडिंग पड़े हुए हैं एडिटोरियल जिन बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि एक लाल बहादुर शास्त्री वाला था, 2 अक्टूबर वाला। वो भी मैंने कवर कर नहीं रखा था, लेकिन उसमें बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा एडिटोरियल था। उन्हीं में से एक ये भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा किसने? CSR मूर्ति ने। बात किस बात की हो रही है? बात हो रही है कि जो इंडिया की जो यूनाइटेड नेशन के अंदर जो जनरी यात्रा है वो, और कहाँ से? फ्रॉम आउटलायर। आउटलायर मतलब शुरू में जब था उसको कोई ध्यान नहीं देता था यूनाइटेड नेशन में, लेकिन आज एक वन ऑफ द मेंबर एक ऐसा है कि जिसकी मतलब पैरवी हो रही है। ग्लोबल लेवल पे कुछ देश पैरवी कर रहे हैं कि इसको परमानेंट मेंबर मिल की सीट मिलनी चाहिए। तो वो पूरी जर्नी की उस समय जब पढ़ाया था इंडिया, और आज क्या है, एक प्रमुख हाई टेबल पर पहुंच गया है, या प्रमुख मेंबर के तौर पर उभर के सामने आया है इंडिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। तो या करते हैं। द 75th एनिवर्सरी ऑफ द फाउंडिंग ऑफ यूनाइटेड नेशन इज़ एन अपॉर्चुनिटी। 75वां जो एनिवर्सरी है यूनाइटेड नेशन की स्थापना दिवस जो है 75वां, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है किसके लिए? मेजर ट्रेंड, पैटर्न एंड फ्यूचर चैलेंजेस एज फॉर एज इंडिया कंसर्न इन टर्म ऑफ द सेफ गार्डिंग इट्स इंटरेस्ट एंड प्रमोटिंग कॉमन गुड्स। तो जो अभी वर्तमान में जो चैलेंजेस या चुनौतियां चल रही हैं, और हो सकता है भविष्य में भी जो काम चीज़ या जो ज़रूरत पड़े यूनाइटेड नेशन की, उन सब चीज़ों को देखते हुए तो हमारी इंडिया के हितों के लिए यूनाइटेड नेशन का बहुत महत्व होने वाला है। और ये 75वीं सालगिरह पर ये और महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है। दैट द यूएन, तो यहाँ पर दैट द यूएन इंडिस्पेंसेबल is an uncontested despite the clamor for reform to strengthen its role। तो आपको मालूम होगा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने 75वीं वर्षगांठ पर यही कहा था कि इसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है यूनाइटेड नेशन में। और रिफॉर्म की ज़रूरत से उनका डायरेक्ट मतलब ये था कि भारत को शामिल किया जाए एज अ वीटो कंट्री, या प्रमुख जो परमानेंट मेंबर हैं उनकी लिस्ट में शामिल किया जाए। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि यूएन क्या है, उसको आप बहुत ही आवश्यक है, और उसके लेवल पर अनकंटेस्टेड मतलब कोई खड़ा नहीं है, भले ही चाहे आप कितने ही रिफॉर्म की बात कर लो, चाहे कुछ कर लो, लेकिन अभी यूएन एक प्रमुख बॉडी है। एज द प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू once observed in his address to the UN General Assembly on December 20, 1965। तो जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने 1956 में इस चीज़ को ऑब्जर्व किया था, 1956 में दिए गए भाषण भाषण के थ्रू या लेक्चर के थ्रू ये हम कह सकते हैं। उन्होंने क्या कहा था? ऑफ कोर्स, even if the United Nations did not do anything wonderful, the mere fact of United Nations itself has been of a great significance to the world। तो उन्होंने उस समय ये कहा था कि कोई चमत्कार अगर नहीं करता है यूनाइटेड नेशन, फिर भी उसकी जो है प्रासंगिकता या प्रमुखता बनी रहेगी आगे आने वाले समय में, या जो भी है वर्तमान में भी। उस समय उन्होंने 1956 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो ये मेंबरशिप एंड फेस की बात करें तो इसमें क्या है? 7.5 डेकेड ऑफ इंडिया। 7.5 डेकेड मतलब लगभग 75 साल से इंडिया मेंबर है उसमें। यूएन में भी व्यू विथ रेफरेंस टू रफली 3 डिस्ट्रिक्ट फेस। तो मतलब इंडिया ने 75 सालों में यूएन के हैं 3 अलग अलग फेसों को देखा है। पहले फेज की बात करें तो क्या है? इन द फर्स्ट फेज अंटिल द एंड ऑफ कोल्ड वार इन 1989। तो 1989 तक देखा, मतलब 1945 से 1989 तक का फेज जो था कोल्ड वार का फेज था, उस फेज को देखा। ठीक है। इंडिया हैड लर्न, और इंडिया जो है भारत सीख चुका था क्या? कि द रोप ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड एनहेंसिंग इट्स डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंसेस, की जो अपनी एक रास्ता कैसे अख्तियार करना है, जो डिप्लोमेटिक रिलेशन कैसे बनाने हैं, और ग्लोबल लेवल पर कैसे इन्फ्लुएंस करना है एज अ मॉडरेटिंग फोर्स इन ईजिंग armed conflict in Asia and Africa by disentangling them from superpower rivalry। तो उस समय तक इंडिया ने ये सीख लिया था कि कैसे हमें डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने हैं एशिया में और अफ्रीका में। और एशिया और अफ्रीका की कंट्री को जो सुपर पावर की लड़ाई है, या सुपर पावर या रसिया या अमेरिका की उस समय लड़ाई चल रही थी, तो उस लड़ाइयों से खुद को और जो हमारे जो हितैषी हैं ग्लोबल लेवल पे, उनको कैसे अलग थलग रखना है,
ये चीज़ें सीख ली थी 1989 तक के समय में। इन पैरेलल इंडियन लीडरशिप लर्न द हार्ड वे दैट यूएन कुड नॉट रिलाइड अपॉन इम्पार्शली रिजॉल्व वाइटल सिक्योरिटी डिस्प्यूट सच एज जम्मू कश्मीर। और एक और चीज़ सीख ली थी कि जो यूएन है या संयुक्त राष्ट्र है वो बगैर किसी निष्पक्षता के जो उनका जम्मू एंड कश्मीर का इशू है वो भी सॉल्व नहीं कर सकता। ये भी चीज़ समझ ली थी इंडिया ने। वाइटल मतलब होता है महत्वपूर्ण और डिस्प्यूट मतलब सीधी सी बात है विवाद। तो जो महत्वपूर्ण डिस्प्यूट है उसको भी सॉल्व नहीं कर सकता यूएन, ये बात भी इंडिया समझ चुका था। एज सच it strove to utilize the UN only to focus on common causes such as anti-colonization, anti-racism, nuclear disarmament, environment conservation, and equitable economic development. अब जब ये सब चीज़ें 1989 तक जब सीख ली थी इंडिया ने, तो फिर इंडिया ने फिर क्या किया, क्या यूटिलाइज किया यूएन का, क्यों मेंबर बना पड़ा है, तो उसने यूटिलाइज किया यूएन को सिर्फ फोकस्ड एरिया में, जैसे कि बात हो गई कॉमन कॉज या जो कॉमन कारण है, जैसे एंटी कॉलोनियलिज्म कि भाई जो साम्राज्यवादी व्यवस्था थी ब्रिटेन की उसको अलग किया जाए, रेसिज्म जो रेसिज्म था, न्यूक्लियर डिजार्मेंट की न्यूक्लियर पावर हर किसी को ना मिले, ठीक है, आतंकवादियों के हाथ ना लग जाए, एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन है इस बात पर बात की, एंड इक्विटेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सबका सतत और समावेशी विकास हो। ठीक है, इंडिया इज अ क्लेवर वे, और इंडिया अच्छा होशियार एक बहुत अच्छे रास्ते पर था, ठीक है, सॉरी है, seems to claim that moral high ground by proposing in 1988 a bold but obviously impractical three-phase plan to eliminate nuclear weapon from the surface of Earth। तो यहाँ पर क्या था कि इंडिया ने 1988 में बहुत अच्छे रास्ते पर था कि ये कहा कि भाई हम जो न्यूक्लियर डिजार्मेंट है या जो न्यूक्लियर पावर है उनको हम ख़त्म करेंगे धीरे धीरे, जो हमारे यहाँ रिसर्च है उन सबको हम क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। 1988 में इंडिया ने ऐसा कहा, ग्लोबल पावर या ग्लोबल टेबल्स पर ऐसा कहा। बट इट रजिस्ट्रेड अटेम्प्ट बाय नेबरिंग कंट्रीज टू रेज बायलैटरल प्रॉब्लम, और लेकिन ये हमें क्यों रोकना पड़ा, क्योंकि जो हमारी नेबर या पड़ोसी देश थे उन्होंने हमारे लिए प्रॉब्लम फेस करवाई, और इस कारण से हमें इस चीज़ को ड्रॉप करना पड़ा, इस आइडिया को, और हमें न्यूक्लियर पावर बनने को मजबूर होना पड़ा। दिस वाज रिफ्लेक्टेड ड्यूरिंग द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर एंड आफ्टर, और ये कई बार देखा गया कि जब हमारे पड़ोसियों ने हमें प्रॉब्लम खड़ी की, चाहे बांग्लादेश का वार 1971 में और पहले भी 1965 का युद्ध हो या सो ऑन। ठीक है, इन ए सेंस अ लॉस ऑफ फेस ऑफ इंडिया इन 1962 border war against China meant a definitive redesign of country's diplomatic style to privilege bilateral contact over the third party role by UN। तो यहाँ से जब 1962 का जो युद्ध हुआ उसमें इंडिया ने एक और चीज़ सीखी कि आपको जो थर्ड पार्टी रोल है, बायलैटरल के अलावा थर्ड पार्टी रोल है जो यूएन का है, उसको भी यूज़ किया जाए। जैसे कि यूएन को, जैसे किसी इंडिया चाइना का वो चल रहा है वो, और उसमें यूएन का हस्तक्षेप है जब थर्ड पार्टी, और उसमें कई कंट्रीज़ हैं तो कुछ समर्थन भी करती हैं, कुछ आपका विरोध भी करती हैं, तो वो एक उसका यूज़ किया इस हिसाब से। अ डिमांडिंग डिकेड इन 1919 स्पेल्ड द मोस्ट डिफिकल्ट डिकेड फॉर इंडिया इन द वर्ल्ड्स बॉडी, और 1990 का जो समय था बहुत ही कठिन समय था भारत के लिए एक ग्लोबल लेवल पर या ग्लोबल टेबल पर। एज द ईयर वर मार्क्ड बाय द सडन एंड ऑफ द कोल्ड वार, जैसा कि आपको मालूम ही है 1990 में शीत युद्ध एकदम से खत्म हो गया। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन एंड द रिजल्टेंट इमरजेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट एज द unrivaled power in world politics, beside the uncertain political climate caused by unstable coalition government, along with balance of payments crisis, constrained the country's capability to be active in various bodies, especially in the Security Council and General Assembly। तो उस समय क्या हुआ कि रसिया का क्या हो गया था, पतन हो गया था, या संयुक्त यूएसएसआर कई टुकड़ों में टूट गया था। यूनाइटेड स्टेट एक अनराइवली मतलब उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ संयुक्त यूएसएसआर ही खड़ा हो सकता था।
तो वो एक इस हिसाब से पावर बन के उभरा था। जो हमारे घर के अंदर की बात करें तो वहाँ पर भी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी, उसी के कारण हमें 1991 में रिफॉर्म्स लाने पड़े। तो इन सब चीज़ों के बिटवीन और एक अनसर्टेन पॉलिटिकल वो था, किसी को मेजोरिटी थी नहीं, तो जो दिल्ली में सरकार चल रही थी वो भी धुलमुल थी, अस्त व्यस्त थी। क्राइसिस कॉन्स्टेंट द कंट्रीज कैपेबिलिटी टू एक्टिव इन वेरियस बॉडी, और इन सब चीज़ों ने जो भारत की जो ग्रोथ है कई मामलों में रोक दी, क्योंकि कई पार्टी किसी मुद्दे पर समर्थन नहीं करती, कई पार्टी किसी कारण से तो सहमति नहीं बन पा रही थी। सिक्योरिटी काउंसिल एंड जनरल असेंबली और कई बॉडीज, उन सब बॉडीज का जो इंटरनल अफेक्ट है वो कहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा था, यूएन में भी, मतलब यूएन में भी उतना प्रभुत्व था नहीं। देयर वाज अ चेंज इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी विच वाज रिफ्लेक्टेड इन वोटिंग पैटर्न्स एट द यूएन, और यहाँ पर एक चेंज था यूएन की पॉलिसी में जो कि वोटिंग पैटर्न में भी दिखाई देता है वर्तमान में। ठीक है, टू साइट फ्यू एग्जाम्पल, इंडिया shows pragmatism in enabling the tougher term on Iraq even after eviction from occupied Kuwait, or in reversing the hitherto state positions on Zionism as a racism। तो यहाँ पर क्या है, इंडिया का इराक एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि कैसे विदेश नीति में चेंज हुआ। तो इराक का जो इराक के साथ जो इंडिया का व्यवहार है, जो कुवैत पर उसने हमला किया था, उसके कारण वो टफर व्यवहार बना रहा, भले ही चाहे वो वापस आ गया हो, और फिर बाद में जो भी रेसिज्म हुआ उन सब के कारण भी मतलब टफर टर्म ही रहा इंडिया का। एट द सेम टाइम ग्रोइंग मिलिट्रेंसी इन कश्मीर इन द अर्ली 1990s emboldened Pakistan to internationalized the dispute with accusations अबाउट ग्रॉस ह्यूमन राइट वायलेंस बाय इंडिया। तो यहाँ पर जो 1990 में आपको मालूम होगा जैसे कश्मीरी भगाए गए थे, तो उन सब का कारण भी पाकिस्तान को एक मिल गया, और उसने यूनाइटेड नेशन में इस मुद्दे को उठाया कि वहाँ पर भारत क्या कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, जबकि वो पाकिस्तान की ही साजिश थी। तो इन सब चीज़ों ने भारत को वो किया, प्रेशराइज किया अबाउट ह्यूमन राइट बाय इंडिया। क्लियरली इंडिया हैड टू वर्क hard to seek favor from Iran and China in the Human Rights Commission to checkmate Pakistan। और वहाँ पर इंडिया को क्या करना था, सीधी सी बात है, फेवर चाहिए था किसका, चाइना का, और साथ ही साथ ईरान का, कि ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर जो यूनाइटेड नेशन की बॉडी है उसमें वो क्या कर पाए, पाकिस्तान का चेकमेट कर पाए। द थ्रेट पोज्ड टू रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी प्रिंसिपल बाय नाटो interventions against the Yugoslavia in 1999 without the authorization of UNSC deeply disturbed India। तो नाटो ने बेवजह यूएनएससी मतलब यूएन की सुरक्षा परिषद की सहमति के बिना भी जो सोवरेनिटी प्रिंसिपल है उनको तोड़ा यूगोस्लाविया के अंदर। ठीक है, उसने डिस्टर्ब कर दिया इंडिया को। ठीक है, बट इट्स एफर्ट इन पार्टनरशिप with Russia and China to call for an end aerial attack did not garner much support in UNSC। लेकिन फिर भी इंडिया यूएस और इसके साथ पार्टनर बना रहा, लेकिन उसे ज़्यादा सपोर्ट मिला नहीं सुरक्षा परिषद में, अगर देखा जाए तो उस हिसाब से, क्योंकि अमेरिका की तरफ उतना झुकाव नहीं था उस समय तक। फिर क्या है, फर्दर द एक्सटेंट ऑफ इंडियाज डिप्लोमेटिक डिफिकल्टी वाज एक्सपोज्ड when it suffered a humiliating defeat in the hand of Japan in 1996 contest for non-permanent seat in the UNSC। और वास्तविकता में जो इंडिया के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उनकी पोल कब खुल गई, जब यूएन की सुरक्षा परिषद में चुनाव हुए जापान और इंडिया के बिटवीन, जो नॉन परमानेंट सीट है उसके लिए, और उसमें जापान क्या हो गया, विजयी हो गया। मतलब ज़्यादा लोगों ने या ज़्यादा देशों ने इंडिया की बजाय किसको वोट दिए, जापान को। दिस हाउएवर डिड नॉट मीन दैट इंडिया कुड नॉट ड्रॉ रेड लाइन ऑन क्वेश्चन ऑफ सीरियस कंसेंसस ऑन इट्स सिक्योरिटी। और इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं था कि इंडिया कुड नॉट ड्रॉ, इंडिया ड्रॉ नहीं कर सकता रेड लाइन, मतलब एक सीमा रेखा उन सीरियस क्वेश्चंस पर जो सिक्योरिटी के रिगार्डिंग है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं था कि सीधी सी बात है कि इंडिया कमज़ोर है।
रिसोर्टली मतलब सीधी सी बात है कि बहुत ही सख्ती से के साथ खड़ा रहा किसके, इंडेफिनेट मतलब अनंत, ठीक है, इंडेफिनेट डेफिनाइट एक्सटेंशन ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इन 1995, 1995 में जो ट्रीटी हुई उसके अगेंस्ट, and it's stoutly rejected the backdoor introduction for adoption of the comprehensive टेस्टमेंट ट्रीटी इन 1996, और 1996 में उसने उसका विरोध किया बहुत ही सख्ती के साथ. इट इज़ नोटेबल दैट दीज टू डेवलपमेंट एट द यूएन परहैप्स pushed India to surprise the world in 1998 with the Pokhran nuclear weapon test, ignoring the likely adverse reaction from nuclear club. और 1998 में तो ये दो थे, एक तो वहाँ पर उसको वोट नहीं मिला परमानेंट मेंबर सीट का, दूसरा फिर उसने विरोध पूरे ग्लोबल ऑर्डर का विरोध करते हुए ये ट्रीटी साइन नहीं की, और 1998 में फिर उसने वो क्या कर दिया, न्यूक्लियर वो कर दिया, टेस्ट कर दिया. तो इन सब चीज़ों से लोगों का ध्यान गया. विंड्स ऑफ चेंज, अब विंड्स कहाँ से, उसकी हवा कैसे बदली इंडिया के रिगार्डिंग. रिमार्केबली द 21st सेंचुरी ओपन न्यू एवेन्यू फॉर इंडिया टू साइन एन यूएन. तो 21st सेंचुरी कुछ नए दिशा खोल के लाई इंडिया के लिए. द इम्प्रेसिव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इन द फर्स्ट डिकेड थैंक्स टू इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज हेल्प अ ग्रेट डील इन स्ट्रेटनिंग द प्रोफाइल्स. तो यहाँ पर क्या हुआ कि फर्स्ट डिकेड में जो अच्छा परफॉर्मेंस दिया 1991 से 2000 के बिटवीन, तो उन सब चीज़ों ने इंडिया की जो साख है वो बढ़ा दी ग्लोबल पावर में. दिस इज ओनली एडेड बाय द रिलायबल एंड सब्सटेंशियल ट्रू कंट्रीब्यूशन टू सेवरल पीस कीपिंग ऑपरेशंस इन अफ्रीका कॉन्फ्लिक्ट थिएटर. तो यहाँ पर अफ्रीका में भी उसने कई जगह पीस कीपिंग जो फोर्सेस थी वहाँ पर अपनी फोर्सेस भेजी, तो उस सब से भी क्या हुआ, उसका नाम हुआ. Alongside India had emerged as a responsible stakeholder in non-traditional security issue area such as the spread of small and light weapon, the threat of non-state actor acquiring weapon of mass destruction and impact of the climate change. तो यहाँ पर जो कोई कंट्री जैसे मिसयूज़ करता है या किसी चीज़ का हथियारों का मतलब अनुसंधान करके या इन्वेंशन करके उसका मिसयूज़ करता है, तो उसमें भी एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री के तौर पर इंडिया उभर के सामने आया, और ये इंडिया ने निर्धारित किया कि उसके हथियार किसी आतंकवादी संगठन या जो जिनकी कोई स्टेट नहीं है, या सीधी सी बात है उनका डायरेक्ट मीन यही है कि आतंकवादी संगठन के हाथ में ना लग पाए. तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उभर कर सामने आया. इन अ रिलेटेड डायमेंशन इंडिया हैज़ स्केल्ड अप इट्स कंट्रीब्यूशन, और क्या रिलेटेड उससे जुड़े हुए कुछ जो डायमेंशंस हैं या कुछ अलग अलग क्षेत्र हैं वहाँ पर भी उसने खुद को स्केल्ड अप किया, कंट्रीब्यूशन किया टू डेवलपमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन एजेंडा. तो जो ग्लोबल लेवल पर डेवलपमेंट, जो गरीब कंट्री हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, या जो ह्यूमैनिटेरियन जो एजेंडा है उन सब में भी सहयोग दिया. वाइल इंडिया इज शेयर टू द यूएन एसेस बजट हैज़ रजिस्टर्ड हाइक फ्रॉम 0.34% टू 0.83%. और जो यूएन का जो बजट होता है तो उसमें जो 0.34% इंडिया खर्च करता था, आज की डेट में वो 0.83 खर्च करता है, या उसका स्थान इतना बढ़ गया है कि यूएन ने अपने बजट का इतना परसेंट इंडिया के लिए बढ़ा दिया है. दोनों एक दूसरे की पूरक बातें हैं. फाइनली इंडिया इज ग्रोइंग popularity is evident in successful electoral contest for various prestigious slot in the UNSC. और अब आफ्टर ऑल या अंततः फाइनली मतलब अंततः परिणाम स्वरूप अब क्या हो रहा है कि इंडिया यूएनएससी की कई संस्थाओं के कई मेंबरशिप के चुनाव धड़ाधड़ जीत रहा है. ठीक है, द ह्यूमन राइट काउंसिल, वर्ल्ड कोर्ट, फंक्शनल कमीशंस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द टाइम ऑफ डिफीटिंग ऑफ नॉमिनी ऑफ चाइना एंड यूनाइटेड किंगडम. और इन सब जो संस्थाओं में है उसका जितने भी वो चुनाव जीता है मोस्टली या तो यूनाइटेड किंगडम को हराया है या चाइना को हराया है. हाउएवर टू मेजर इनिशिएटिव इंडिया हैज़ हेविली इन्वेस्टेड इन
आर स्टक विदाउट मच होप ऑफ अ टाइमली आउटकम। तो इंडिया ने बहुत इन्वेस्ट किया, बजाय इसके कि उसको कोई ज़्यादा आशा नहीं है, जैसे कि आपने पहले ही सुन रखा है कि वो पहले ही शीत युद्ध में इंडिया ये जान गया था कि उसके जो इम्पोर्टेंट इशू है कश्मीर का वो पार्शली निष्पक्ष रूप से यूएन सॉल्व नहीं करेगा, फिर भी बहुत इन्वेस्ट कर रहा है बगैर किसी आशा के। द फर्स्ट रिलेट टू ड्राफ्ट कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म इज ड्राफ्टेड एंड रिवाइज्ड विथ होप ऑफ हेल्पिंग कंसेंसस। और ये जो इन्होंने ड्राफ्ट इंडिया ने वो किया, इसी आशा से किया कि सबके सब समान उस पर आएंगे और कि टेररिज्म के अगेंस्ट, बट एनकाउंटर रिजर्वेशन फ्रॉम अमंग इस्लामिक एंड other countries on provision regarding definition of terrorist as the convention's application of state armed force। लेकिन इस चीज़ ने कई इन सब चीज़ों को जन्म दिया कि जो इस्लामिक स्टेट है और जो अदर दूसरी कंट्री है वो आर्म स्टेट और जो आतंकवादी जो टेररिज्म की जो परिभाषा है उसको कैसे डिफाइन करते हैं, इस चीज़ पर चीज़ें क्या हुई, अलग अलग हुई। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल अलग अलग हुई इन द सेंस विचारों में मतभेद होना। सिक्योरिटी काउंसिल एक्सपेंशन इक्वली इम्पोर्टेंट इन द क्वेश्चन ऑफ इक्विटेबल एक्सपेंशन ऑफ द यूएनएससी इनेबल इंडिया टू अटेन परमानेंट मेंबरशिप अलोंग विद द क्लेमेंट फ्रॉम एशिया। तो यहाँ पर यूएनएससी का एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो परमानेंट सीट है उसका विस्तार किया जाए और जो भी एशिया में जो कुछ ताकतें हैं या जो कुछ देश हैं जो इक्विटेबल क्लेम रखते हैं इंडिया के अलोंग या इंडिया के साथ, उनको भी उसमें शामिल किया जाए। ठीक है, मेंबरशिप अलोंग विद एशिया, अफ्रीका एंड लेटिन अमेरिका। तो इन सब कंट्रीज, इन सब महाद्वीपों में जो जो कंट्रीज के लिए वो है तो उनके लिए इक्विटेबल क्या हो, एक्सपेंशन हो। द मूव हैज़ बीन स्टक फॉर मोर देन 25 ईयर। और ये जो मूव है वो 25 सालों से क्या है, स्टक है और इस बात की चर्चा चल रही है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ यूनिटीज़ अमंग द रीजनल फॉर्मेशंस। और लेकिन लैक ऑफ यूनिटी के कारण जो रीजनल फॉर्मेशंस हैं उसके कारण ये 25 सालों से मुद्दा यूएनएससी में घूम रहा है और कोई समाधान तक अभी पहुंचा नहीं है। इट ऑल्सो इंक्लूड stout opposition from some 30 middle power such as the Italy, Pakistan, which fear losing out the regional rivals in the event of an addition of permanent seat and intrigue masterminded by one or two permanent members। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो रीजनल छोटे छोटे पावर हैं वो भी घबरा रहे हैं कि उससे क्या होगा कि क्षेत्र की अस्थिरता बढ़ेगी और वहाँ पर जो रीजनल जो परमानेंट मेंबर हैं उनका प्रभुत्व बढ़ेगा, जैसे पाकिस्तान हो गया और इटली हो गया। तो ये सब चिंता में है, तो वो भी इस चीज़ का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। ऑल्दो इंडिया एंजॉय बाय फॉर द ग्रेटेस्ट सपोर्ट द ओनली रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी सीम्स टू सेटल फॉर compromised a new category of member elected for longer duration than the present non-permanent member without veto power। तो यहाँ पर क्या है, नॉन परमानेंट मेंबर के लिए इंडिया बहुत ग्रेटेस्ट सपोर्ट जो है वो मिल रहा है उसके लिए। तो ये एक कंप्रोमाइज्ड सेटलमेंट कह सकते हो आप कि आपको परमानेंट मेंबर की नहीं मिली तो आप कुछ समय के लिए ही सुरक्षा परिषद के मेंबर बन जाओ। ठीक है, नॉन परमानेंट मेंबर अ न्यू कैटेगरी ऑफ मेंबर इलेक्टेड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन देन प्रेजेंट नॉन परमानेंट मेंबर विदाउट वीटो पावर। तो वो एक नई कैटेगरी उसको बना दिया जाए कि जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं जिनकी 2 साल 5 साल जितना भी रहता हो उससे ज़्यादा उनका कार्यकाल हो लेकिन उनमें वीटो का पावर ना दिया जाए। तो ऐसा कुछ हो सकता है। इंडिया फर्दर रोल will probably depend on its ability to weather the impact the multiple crises it now face on account an unabated economic slowdown and a troubled relationship with China। तो इन सब चीज़ों ये जो फेस है कि कोविड-19 से आपको कैसे लड़ना है और जिस इकोनॉमिक स्लोडाउन को आप क्या नहीं कर सकते हो, त्याग नहीं सकते हो, अनअबेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे इकोनॉमिक स्लो डाउन वो भी आना है और साथ ही साथ जो रिलेशनशिप है चाइना, इन तीनों को कैसे फेस करता है इंडिया, ये चीज़ें ग्लोबल पावर में इंडिया के प्रभुत्व का बहुत कुछ हद तक निर्धारण करेंगी। दिस इज द पर्टिनेंट
as India will soon begin its 2-year term as non-permanent UNSC member January 1, 2020। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1 जनवरी 2021 से इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर की सीट जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में एंजॉय करेगा या उसका दायित्व संभालेगा। इट्स एरिया ऑफ प्रायोरिटी will continue to be upholding the charter principle, mounting effective punitive measure against those who support, finance and sponsor terrorists, beside striving for securing due share to troop contributing countries in the मैनेजमेंट ऑफ पीस ऑपरेशंस। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, वो चार्टर में बदलाव की भी कोशिश करेगा और साथ ही साथ ऐसी हर एक कंट्री को जो भी टेररिज्म को बढ़ावा दे रही हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा एक दंडात्मक कार्रवाई की गुजारिश करेगा और जहाँ पर भी ज़रूरत है वहाँ पर पीस कीपिंग ऑपरेशंस के लिए जो फोर्सेस हैं उनका इंक्लूजन भी बढ़ाने की कोशिश करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग या देश सामने आए और वो अपनी पीस कीपिंग फोर्स को जहाँ ज़रूरत है वहाँ भेजें। इट इज़ रीजनेबल टू अज्यूम दैट इंडिया विल वर्क फॉर द ज्वाइन इन कंसेंसस ऑन की क्वेश्चन वेयर एवर पॉसिबल। और ये क्या है, रीजनेबली अज्यूम, और ये रीजनेबली अज्यूम किया जा सकता है कि दैट इंडिया विल वर्क फॉर ज्वाइन, कि वो वर्क करेगा कि सभी के सभी लोगों को एक सेम टेबल पर सेम सहमति पर लाया जाए इन सभी क्वेश्चन को। जब भी वो रिकॉग्नाइज करेगा, जब भी सॉल्व करने का कोशिश करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके इन सभी टेररिज्म हुआ, ठीक है, और जो ऐसी कंट्रीज़ हैं टेररिज्म को बढ़ावा दे रही हैं उन पर दंडात्मक कार्रवाई, तो इन क्वेश्चंस पर उसके साथ आए। बट इट मे ऑप्ट टू एब्सटेन अलोंग विथ अदर मेंबर इंक्लूडिंग द 1 or 2 परमानेंट मेंबर। लेकिन हो सकता है ये कई मेंबर इससे बचें और इसमें हो सकता है कुछ परमानेंट मेंबर भी शामिल हों कि इंडिया के कुछ प्रस्तावों के साथ वो साथ ना दें इंडिया का, ठीक है। वंस इन द सीट in the midst of the currently volatile situation as a characteristic by Trump administration disdain toward the multilateral institution, the changing US-China equation। तो ऐसा उस समय जबकि क्या है, जो मिस्टर ट्रम्प हैं वो कई मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन जैसे क्लाइमेट चेंज से बाहर हो गए, UNSC से बाहर हो गए और जितनी भी मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है उनको क्या कर रहे हैं, लूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ क्या हो रहा है कि चेंज जो US और चाइना के जो व्यवहार हैं वो चेंज हो रहे हैं। चाइना का जो ग्रोइंग पॉलिटिकल आइसोलेशन ऑन अकाउंट ऑफ स्प्रेड ऑफ नोवेल कोरोना वायरस, और जो चाइना को अलग थलग कर रही है दुनिया नोवेल कोरोना वायरस के कारण, एंड चाइनाज एग्रेशन टेरिटोरियल फोरे इन ईस्टर्न लद्दाख, और ईस्टर्न लद्दाख में जो चाइना कर रहा है वो, और क्लेम कर रहा है कि लद्दाख और वॉटेवर उसकी जो 5 उंगलियां हैं, आपको मालूम होगा वो हथेली की 5 उंगलियां, तो वो जो कर रहा है। एंड द साउथ चाइना सी, इंडिया में फेस चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी इन UNSC। तो इंडिया क्या करेगा, चैलेंज फेस करेगा और अपॉर्चुनिटी है उसके लिए यूनाइटेड नेशन में। इन एन अनलाइकली सिनेरियो ऑफ चाइना सक्सीडिंग इन कन्वीनिंग अ formal meeting on Kashmir to please Pakistan, India may have to choose either to abstain in the votes since it's partially to the dispute, or vote against any unfavorable proposal that might be tabled। और इसके साथ ही साथ कहाँ चाइना क्या कर रहा है, सक्सीडिंग इन कन्वीनिंग अ फॉर्मल मीटिंग, कश्मीर पर जो फॉर्मल मीटिंग हो रही है कि चाहे मतलब प्लीज, ठीक, उसके लिए पाकिस्तान को खुश करने के लिए, ठीक है। तो इंडिया हो सकता है चूज़ करे इससे बचने, या तो इससे बचने का चूज़ करे कि उससे बचे इन सब मीटिंगों से, या उनका बहिष्कार करे, और साथ ही साथ अगेंस्ट वोट करे ऐसे प्रस्तावों पर, या जो भी है अनफेवरेबल जो प्रपोजल है जो भी UNSC में टेबल किए जाते हैं चाइना के द्वारा पाकिस्तान के पक्ष में, तो वो होगा। एक्सरसाइजिंग द लेटर ऑप्शन would be the first of its kind in India's voting record at the UNSC, और अपना एक्सरसाइज करे उस अधिकार का, या उपयोग करे या दोहन करे उस अधिकार का कि लेटर ऑप्शन, बाद का ऑप्शन, would be the first of its kind to India's voting record at UNSC, कि जो वोटिंग का जो रिकॉर्ड है UNSC में उस चीज़ का वो
यूज़ करे। ऑन द मतलब दो कर सकता है, या तो वो बचे या वोटिंग उसके अगेंस्ट करे, दो में से एक। तो हो सकता है वो वोटिंग अगेंस्ट करेगा। ऑन द अदर हैंड द ग्रोइंग प्रॉक्सिमिटी विद द यूएस में प्रॉम्प्ट इंडिया नॉट टू स्टे न्यूट्रल इन ऑर्डर टू काउंटर बैलेंस चाइना। तो प्रॉक्सिमिटी मतलब होता है निकटता, जो यूएस के साथ बढ़ रही हैं। हो सकता है वो इंडिया को प्रबल करें इस चीज़ को कि बैलेंस करने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए, मतलब चाइना को जवाब देने के लिए, चाइना के जो रिस्पॉन्स है उसको बैलेंस करने के लिए वो न्यूट्रल ना रहकर कुछ काम करे या कुछ ऐसे कदम उठाए यूएस के साथ मिलकर। सो दिस इज़ द होल्ड कंप्लीट एडिटोरियल था, और ये सब ये यूएनएससी में करेगा, नॉट अ ग्राउंड लेवल। तो ये कंप्लीट एडिटोरियल था। सो थैंक यू फॉर टुडे।